हेलो गाइज, वेलकम टू एडोन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेएससी सीजीएल 2012 में कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको आसान और सरल तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में नीचे लाल कलर का निशान क्या दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला स्पेलिंग में त्रुटि, दूसरा ग्रामर में त्रुटि, तीसरा एड्रेस ब्लॉक या फिर ऑप्शन डी प्रिंटिंग में त्रुटि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेलिंग में त्रुटि। देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको ये तो समझना ही है कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं। जैसे ये जो प्रश्न है वो वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट से जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे उसको आपको करना होगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे आपको टॉपिक वाइज आपको तैयारी हो जाएगी। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक वाइज जो कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये सारी तैयारी एडू अंकुरन के चैनल के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। ऊपर जो आइकॉन बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक करके 2015 में जो जेएसटी सीजीएल के जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे वो एडू अंकुरन चैनल में प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो आप उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। आइए इस प्रश्न में आते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो नीचे लाल कलर का निशान है वो स्पेलिंग में त्रुटि होता है। आइए इसको विजुअल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें आप देख रहे हैं कि माइक्रो वर्ड डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है और जिसमें स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आई आर परफॉर्मिंग क्रूशियल टास्क। तो क्रूशियल का जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसीलिए वहां पर रेड मार्क आ रहा है। ठीक है, इसको रेड मार्क को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इसी में आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखाएगा सही स्पेलिंग का, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि स्पेलिंग तो सही हो गया, लेकिन जो ग्रामेटिकल एरर है आई आर परफॉर्मिंग क्रूशियल टास्क नहीं होगा, आई एम परफॉर्मिंग क्रूशियल टास्क होगा। तो वर्ड डॉक्यूमेंट इस चीज को नहीं पकड़ता है, ये सिर्फ स्पेलिंग की जो एरर है उसको आपको शो कर रहा था। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन पर स्वतः भेज देता है, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, ऑप्शन सी यह आपको टेक्स्ट में टाइप करने की सुविधा देता है, या फिर ऑप्शन डी यह लघु क्षैतिज रेखा है जो डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन पर स्वतः भेज देता है। देखिए वर्ड रैप, तो रैप का मतलब होता है बांधना, तो वर्ड को बांधना की क्या विशेषता है? तो ये नोटपैड में होता है या और भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी होते हैं। तो आइए इसको विजुअल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं एक नोटपैड है, तो नोटपैड में मैं यहाँ पर, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस जो हैं, टैब जो हैं इसके, फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प है। इसमें मैं क्या करता हूं, देखिए मैं यहां पर टाइप करना शुरू कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं यहां पर जितना भी हो सकता है एक ही लाइन पे टाइप हो रहा है। यहां पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूं वहां एक ही लाइन पे टाइप कर रहा है। यहां पर देखिए ब्लिंक हो रहा है, चलिए मैं कुछ दूसरे चीजों को टाइप करता हूं। देखिए ये एक ही लाइन में हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मेट ऑप्शन में वर्ड रैप का ऑप्शन आता है, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए ये नेक्स्ट लाइन में मैंने जो भी वर्ड लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में चला आया। ठीक है, इसको एक बार फिर से करके देख ले रहे हैं। देखिए ये नेक्स्ट लाइन में अब आ रहा है, वो आगे एक ही लाइन में आगे नहीं बढ़ रहा है, देखिए ये नेक्स्ट लाइन में चला आ रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको करना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको जाना है, फॉर्मेट में ही आपको वर्ड रैप, आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में वर्ड रैप को क्लिक करना है। वर्ड रैप को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक सीमा में बांध देता है। ठीक है, तो यही है वर्ड रैप। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हर तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर किसी भी तरह के स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई एक्सेल सीट है तो उसमें डेटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आप कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए टेबल मेन्यू के शॉर्ट कमांड के द्वारा, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, ऑप्शन सी डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, या फिर ऑप्शन डी टाइटल मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। एक्सेल सीट में आप डेटा मेन्यू पे जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें शॉर्ट कमांड का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने पे आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा है वो अरेंज हो जाएगा। आइए इसी चीज को हम लोग विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, एक्सेल सीट है, जिसमें मैंने 10 जो स्टूडेंट्स हैं उसके नाम, ठीक है, और उसके रोल नंबर और उन्होंने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका एक डेटा बनाया हूं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन का, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रोल नंबर वाइज या मार्क्स वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा। तो डेटा मेन्यू पे हम लोग गए और उसमें सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किए। इसको अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है, देखिए यहाँ पे सॉर्टेड बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर सॉर्टेड बाय में भी क्लिक करते हैं तो रोल नंबर वाइज, तो अगर रोल नंबर वाइज को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको भी क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखिए मैं इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो सबसे पहला मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू का रोल नंबर था, जो 10 था, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो फील्ड है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, इस तरह से जो वैल्यूज हैं वो अरेंज हो गए हैं। मतलब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। रोल नंबर अभी जो भी मैंने किया था वो रोल नंबर के थ्रू किया था। अब आइए एक बार फिर से देखते हैं, सॉर्ट करेंगे। अगर मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड के थ्रू इसको सॉर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को मैं चेंज कर रहा हूं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूं, यानी जिसका नंबर सबसे कम है वो आगे आएगा। देखिए आप इस तरह से आ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो सबसे कम वैल्यू है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके बाद की वैल्यू, और फिर जो सबसे अधिक वैल्यू है वो सबसे नीचे है, यानी कि लोवेस्ट से हाईएस्ट गया ये, ठीक है। कैसे का जाना है, डेटा में जाना है, सॉर्ट में जाना है, ठीक है। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे हम लोग क्लिक किए, तो अब देखिए जिसका लार्जेस्ट वैल्यू था वो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो नीचे आ गया। तो इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में देखिए मेन्यू जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम टैब है, ठीक है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है और डेटा है। तो हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग डेटा में गए थे। डेटा के बाद हम लोग कहाँ गए थे, तो सॉर्ट ऑप्शन पे गए थे, ठीक है। ये है आपका सॉर्ट करने का तरीका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस नेटवर्क का क्या नाम है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित रहता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैंपस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनेट, या फिर ऑप्शन डी एक्स्ट्रा नेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंपस एरिया नेटवर्क। जो भी आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस स्कूल और कॉलेज का अपना खुद का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। उस नेटवर्क को जो यूज किया जाता है उसका नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत है अपना फैक्स, आप अपने फोटो का फैक्स मान लीजिए किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर, ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर, मॉडेम, ऑप्शन सी मॉडेम, टेलीफोन लाइन फ्रॉम ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन डी इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मॉडेम। इन चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी तब उसकी मदद से आप अपने फोटो को एक सिटी से दूसरे सिटी में या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे फैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F9 या फिर ऑप्शन डी F8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F5, ठीक है। शॉर्ट की पेज भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। एडुअंकुरन चैनल के माध्यम से A1 से F1 से लेके F12 तक की जो शॉर्टकट कीज हैं उसके क्या क्या फंक्शन है उसका वीडियो बहुत जल्द ही एडुअंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्लाइड शो के लिए जो भी हम
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड बनाते हैं उसको स्लाइड करने के लिए F5 की का यूज होता है। F5 की से 2015 में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। F5 का और क्या यूज है, तो F5 की हेल्प से आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश करते हैं, और अगर आप ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो उसमें पेज रिलोड होता है। तो ये F5 का फंक्शन है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसके द्वारा खोजता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोस्टल पता, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पता, ऑप्शन सी डोमेन पता, या फिर ऑप्शन डी आईपी पता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईपी पता। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह हाथ के आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि HTML का कोई पेज है और उसमें किसी स्पेसिफिक चीज पे हम कर्सर को ले जाते हैं, माउस को रखा जाता है, यानी कि माउस के कर्सर को रखा जाता है तो वो हाथ के आकार में चेंज हो जाता है। तो जिस चीज पे वो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी मेलिंग लिंक, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल लिंक, या फिर ऑप्शन डी रेसिप्रोकल लिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरलिंक। तो HTML पेज में किसी भी चीज पे आप मतलब कि अपने माउस के कर्सर को ले जाते हैं और वो हाथ में अगर चेंज हो जा रहा है मतलब वो हाइपर लिंक है। आइए इसको एक इमेज से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक दिस लिंक टू सेंड ईमेल। यहाँ पर मैंने जैसे ही अपने कर्सर को ले गया, यहाँ पर देखिए कर्सर जो है वो हाथ का आकार ले लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाइनरी 10,000 यानी कि 10,000 का ऑक्टेल समतुल्य क्या है? देखिए, कंप्यूटर की भाषा है, उसमें बाइनरी होता है, ऑक्टेल होता है। इस तरह से कंप्यूटर जो है बिट और बाइट के फॉर्म में ही समझता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है बाइनरी को ऑक्टल में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10,000 को 10,000 को तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है 10, आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन है 20, या फिर ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। हालांकि इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें क्या होता है कि बाइनरी में वैल्यू जो होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है, दो ही वैल्यू 0 या 1। और ऑक्टल में क्या होता है 0 से 7 के बीच का वैल्यू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। एक कंप्यूटर जिस तरह से समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग ऐड करते हैं। 4 + 2 + 1, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। तो ऑक्टल के लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है 4 2 1। ठीक है, अब हम लोग अपने वैल्यू को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्टल के लिए जो मैंने फॉर्मूला अभी बतलाया 4 2 1, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को फाइंड आउट करने का है। यानी कंप्यूटर में आपका जो वैल्यू है कैसे समझता है, कैसे लेता है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए 10,000 की वैल्यू है, तो ऑक्टल के लिए अगर बाइनरी से ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो ये 3-3 के पेयर में लेता है। देखिए यहाँ पर 4 2 1 यानी कि 3-3 के पेयर में ये लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू है 10,000। तो अगर हम लोग देखते हैं इसको पेयरिंग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का पेयर होता है 1 2 3, मतलब 3 0। फिर यहाँ से आगे तक का भी होगा। इसको अगर हम लोग पेयर करते हैं तो यहाँ पर पेयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आगे हम लोग एक 0 यहाँ पर ऐसे करके पुट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू इस वैल्यू के इसके नीचे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं अगर इसके नीचे, तो आप देखिए वैल्यू क्या आ रहा है 0 0 0। ये 3 को उठा के बस इसके नीचे रख दिया गया है। तो जो 0 है उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, और अगला पेयर है उसको भी हम लोग यहाँ पे उठा के रखते हैं। देखिए ये अगला पेयर क्या था, ये था। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या आता 0 1 और 0। तो इसमें जो 1 है तो उसका वैल्यू क्या है, ये 2 के नीचे है, तो इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। आप समझ रहे हैं, और इस 2 को हम लोग नीचे से लेके ऊपर की ओर ऐसे करके काउंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 20। ठीक है,
समझने में दिक्कत हो रही है, इसको पॉज करके आप लोग फिर से कोशिश कीजिएगा बनाने का। देखिए मैं इसको एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो 4, 2 और 1 होता है, ठीक है। अब आपका जो वैल्यू है 0, 0, 0 है, तो 0, 0 की जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 ना हो के यहाँ पर मान लीजिए 1 होता, अगर यहाँ पर 1 होता इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपको 1 हो जाता। तो इस 1 की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लेते, तो यहाँ पर 1 हो जाता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इसकी वैल्यू हो जाती 21, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहां पर ये जो पेयर था इसमें 1 0 की जगह पे यहां पर भी अगर 1 होता तो हम लोग कैसे लेते, तो यहां पर हम लोग ये 2 तो लेते ही, ये 2 तो जाता ही, ये 1 का वैल्यू क्या होता 2, और फिर से 1 की वैल्यू कितनी होती प्लस उसको हम लोग कर देते 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, इसकी वैल्यू टोटल हो जाती 3, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाता 30, ठीक है। यहां पर वैल्यू क्या हो जाता 30। तो आपको इस तरह से पेयर बना के 3-3 के पेयर में, ऑक्टल के लिए 3-3 के पेयर में आपको इस फॉर्मूला के नीचे वैल्यूज को रखना पड़ता है और उससे रिलेटेड जो वैल्यूज हैं उसको पिक करना पड़ता है और जो एडअप करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको पॉज कीजिए, इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी कम समय है इसीलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल प्राप्ति और अंतर वस्तु का साथ निम्नलिखित में से किस सेवा सुरक्षा का सुरक्षा उद्देश्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आप कोई मैसेज किए हैं, कोई मैसेज ट्रांसमिट किए हैं, तो मैसेज का ओरिजिन, उसका कंटेंट और वो जहां पे रिसिप्ट किया गया है, इसको सिक्योर करने वाला सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है। नीचे दिया गया जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें इनमें से कौन है जो कि मैसेज ट्रांसफर करने का, मैसेज का ओरिजिन, मैसेज का कंटेंट और मैसेज जो प्राप्त किया है उसको सिक्योर रखे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन है गोपनीयता, ऑप्शन बी है अभिगम नियंत्रण यानी कि एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी है गैर अस्वीकरण नॉन डिस्क्लेमर, या फिर ऑप्शन डी है संदेश की सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर अस्वीकरण नॉन डिस्क्लेमर। देखिए क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजिए। सपोज कीजिए कि कोई ए है, कोई ए बंदा है और वो ए बंदा किसी बी बंदे के पास अपना मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप तो देखिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो वो ये जो ए है, ये जो मैसेज भेजा है ये बी को ही भेजा है और इसका कंटेंट्स जो होता है, जो मैसेज भेजा है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, वो कोई और नहीं देखे, ठीक है। और जहां से जो ओरिजिन है मैसेज का ए से लेके और जो रिसीव किया है बी, ये बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। तो ये सब जो दिया गया है, ये ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो आपका सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। तो कौन सा सिक्योरिटी सर्विस ये चीज को प्रोवाइड कराता है, ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉन डिस्क्लेमर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन आउटपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लॉटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2015 के जेएसएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। आपको ये मैं इमेज में दिखला दे रहा हूं, ये है प्लॉटर। प्लॉटर के हेल्प से ही हम लोग जो बैनर देखते हैं, आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स या उसमें जो बैनर लगे हुए होते हैं उसमें इसी प्लॉटर की हेल्प से प्रिंट किया जाता है, ठीक है। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में 2015 का मैंने जो भी जेएसएससी का कंप्यूटर का क्वेश्चन कराया है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से इसका डिटेल्स दिया है। तो आप लोग एडू अंकुरन चैनल में जाइए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो ये सिर्फ हाई डेंसिटी का ऑप्टिकल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है सीडी रोम, ऑप्शन बी है एचडी डीवीडी, ऑप्शन सी है ब्लूरे या फिर ऑप्शन डी है CDRW। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लूरे, ठीक है।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू रे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग में, टीचिंग में या फिर ट्रेनिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है AICC, ऑप्शन सी है फेवरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, या फिर ऑप्शन डी है डिस्टेंट एजुकेशन काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडोज फोल्डर में किस फोल्डर में स्टोर करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए URL केस, ऑप्शन बी टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, ऑप्शन सी URL रिपोजिटरी, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, URL केज। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जब भी यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है, एक केस का मतलब एक तरह का डब्बा बना लेता है, एक तरह का बॉक्स बना लेता है। ठीक है, जिसमें आप जो भी सर्च किए हुए हैं उसको वो फीड कर करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है, ताकि आप जब भी, आप ऐसे भी अभी देखते होंगे कि कोई भी आप मतलब कि ब्राउजर का यूज करते होंगे, ब्राउजर में क्या क्या आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक तरह का ब्राउजर है, आपका गूगल क्रोम एक तरह का ब्राउजर है, ठीक है, सफारी एक तरह का ब्राउजर है। इस तरह के बहुत सारे ब्राउजर्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर क्या करते हैं, एक कैसे मेमोरी, या फिर आप उसको कह सकते हैं एक तरह का बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें आप जो भी सर्च किए हुए हैं उसके रिकॉर्ड्स को वहां स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा URL केज। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आप किसी ब्राउजर का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउजर है, तो आपका ब्राउजर क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वर, क्योंकि यह सर्वर पर भंडारित किए डेटा को दिखाता है। ऑप्शन बी क्लाइंट, क्योंकि यह सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। ऑप्शन सी DBMS, क्योंकि यह आपके डेटा के लिए बैकएंड जांच करता है। या फिर ऑप्शन डी RDMS, क्योंकि इसे सर्वर से डेटा की अपेक्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाइंट, क्योंकि यह सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। आप किसी ब्राउजर का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउजर एक तरह का क्लाइंट है। ठीक है, क्योंकि यह सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ खरीदना है तो आप गए कहाँ पे, दुकानदार के पास, आप किसी शॉपकीपर के पास गए तो आप एक क्लाइंट हुए उस शॉपकीपर के लिए। तब आपको जो भी खरीदना होगा आप उसको बोलिए कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, तो आप क्या हुए, उस दुकानदार के लिए क्लाइंट हुए। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यदि आप किसी ब्राउजर का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउजर क्या है? तो आपका ब्राउजर एक क्लाइंट है। क्लाइंट क्या कर रहा है, वो मेल देख रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिछले प्रयोक्ता मतलब कि यूजर के द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया है। अनुकूल किया गया मतलब कि उसको कस्टमाइज किया गया है। आप डिफॉल्ट छवियों को कैसे सेट करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट जो छवि था, मतलब कि डिफॉल्ट आइकन्स था, उसको आप कैसे सेट करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रणाली को पुनः प्रारंभ करके, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके। ऑप्शन बी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के इफेक्ट्स ऐप का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफॉल्ट आइकन को चुनें। ऑप्शन सी बतला रहा है प्रत्येक आइकन पर दायां क्लिक करें और डिफॉल्ट आइकन का चयन करें। ऑप्शन डी बोल रहा है आइकन को हटाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के इफेक्ट्स ऐप का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफॉल्ट आइकन को चूज करें। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? एक्सेल सीट है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक्सेल सीट है, उसमें आपने कोई डेटा फीड किया है, उस डेटा के बाद उसमें आपको एक चार्ट ऐड करना है। तो उस चार्ट को ऐड करने के लिए जैसे हिस्टोग्राम हो जाता है, कोई स्टैटिकल वैल्यू है, ठीक है, वेन डायग्राम आपको ऐड करना है, इस तरह का कुछ भी ऐड करना है, तो उसके लिए
कौन सा विकल्प, कौन से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्मूला चार्ट, ऑप्शन बी डेटा में जाएंगे उसके बाद चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद चार्ट सेलेक्ट करेंगे, या फिर ऑप्शन डी व्यू में जाएंगे और फिर चार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद फिर चार्ट सेलेक्ट करेंगे। आइए इस चीज को थोड़ा विजुअल्स के साथ देखते हैं। ये देखिए एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट है, ठीक है, एक्सेल सीट है, इसमें मैंने एक डेटा फीड किया हुआ है। अच्छा, अब ये डेटा जो है वो कैसे जाएगा, तो देखिए इसमें इंसर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन में गए तो इसमें आप देख रहे हैं इल्यूशन, एड इन, चार्ट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट्स। तो इस चार्ट को आप, इसमें रिकमेंडेड चार्ट है और बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे स्कैटर्ड चार्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से स्कैटर्ड विथ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम ऐड करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, ठीक है। तो इस चार्ट में इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ऑप्शंस के साथ आपको बतला दिया कि एक डेटा शीट है और उसमें इस तरह से चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्ट का टाइटल भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट में, उसके बाद कहाँ जाना है, चार्ट में जाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें यहाँ पर चार्ट ऐड कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, ऑप्शन बी हेल्प मेन्यू खोलता है, ऑप्शन सी कुछ नहीं करता है, या फिर ऑप्शन डी खोज को खोल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो स्क्रीन को वो रिफ्रेश करता है, और अगर आप किसी ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो F5 प्रेस बटन को अगर आप प्रेस कीजिएगा तो वो पेज को रीलोड कर देता है, ठीक है। तो हर फंक्शंस जो भी फंक्शन की है उसके फंक्शंस के साथ एडू अंकुरन चैनल में आपको एक नया वीडियो बहुत जल्द ही प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहण में रहता है। जो फाइल्स आपके मोबाइल में भी होता है ना फाइल्स, उसी तरह से फाइल सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ संग्रहण में रहता है। वो प्राइमरी में फाइल्स में रहता है, सेकेंडरी में रहता है, डिवाइस में रहता है, या डायरेक्टर मेमोरी में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी में रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने पहला कंप्यूटर इनियक को बनाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहन न्यूमैन, बहन करो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश में सिस्टर न्यूमैन, ऑप्शन बी है जोसेफ जेकार्ड, ऑप्शन सी है एकर्ट एंड मोजले, और ऑप्शन डी है डेनिस रिची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकर्ट एंड मोजले। ये दोनों ने मिलके सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया था, हाई लेवल का कैलकुलेशन करना था। तो इसी के क्रम में एक कंप्यूटर का फॉर्मेशन हुआ था, एक कंप्यूटर बन गया था, ठीक है। तो इसी का नाम था इनियक। इनियक का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये थे प्रीवियस ईयर 2012 में पूछे गए प्रश्न। मैंने इसको बहुत आसान और सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये प्रश्न जो है वो कंप्यूटर के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया ये क्वेश्चन। उससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो फंक्शन की से पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो फंक्शन की हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, बाइनरी कोड से क्वेश्चंस पूछे गए। आपको ये टॉपिक्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आज की वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।